देखो भाई, तुम्हारा टैक्सेशन पूरा ख़त्म करा दिया, तुम्हें कोई डाउट हो तो कर लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा बचा है इनकम टैक्स। छोटी सी चीज़ है कि इनकम टैक्स कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना, वो मुझे कराना है। तुम्हारे इसमें पूरे मेरे ख्याल से 8 ही क्वेश्चन है खाली, ठीक है, बस 8 ही क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास अब थर की बुक है जिसकी मैंने PDF ले ली, तो मेरे को अब डाउट भी नहीं। हाँ हाँ, बुक मेरे पास, मैंने PDF बना ली। ठीक है, तो 8 ही मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में और 3 एग्जाम्पल हैं वो कराने, ठीक है, न्यू रिजीम और पुरानी रिजीम के थ्रू। अब उसके लिए मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें समझानी है ऑलरेडी, वो पहले समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर यूटिलिटी बिल है, वो भी छोटा सा चैप्टर, उसमें बिल बनाना है, ठीक, बस इतना सही है। मैंने जानबूझ के छोटी चीज़ें बचवा रखी थी ना, मैंने पहले, मुझे पता तुम गायब हो गए बाद में, सारा पहले ही करा दिया था। कुछ नहीं होता 17 का हाफ थिंग। अब देखो, तुम्हें करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो समझ नहीं आएगी। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कुछ चीज़ें, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझनी है, ठीक है, मेन तुम्हारी। इससे मैं लिखूँगी तो टाइम लगेगा, इसे फटाफट समझ लेते हैं कि टर्मिनोलॉजीज क्या कह रहे हैं। जैसे टैक्स में थी CGST, IGST, इंटीग्रेटेड टैक्स, ये सब पता होना चाहिए तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वैसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर है जैसे इनकम टैक्स वाले में, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने बताया है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे इनकम टैक्स हमें पता है हमारे पास अभी डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट हमें सीधा सीधा लेके हमसे ले लेती है डायरेक्ट टैक्स। उसमें क्या आता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स था हमारे पास, जो हम क्या दे रहे थे, पहले शॉपकीपर को दे रहे थे ना टैक्स, तो ठीक है, शॉपकीपर आगे जाके पे कर रहा था। पर यहाँ पे क्या, ये डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट हमें सीधा सीधा ले लेती है, हर इंडिविजुअल से लेती है वो। अदर नॉन इंडिविजुअल सच एज हिंदू, वो डिवीजन वगैरह उसके हिसाब से है। अब 2020 से पहले हमारे पास बहुत सारे अलग अलग रिजीम्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के रिजीम्स है तुम्हारे पास, एक ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, न्यू रिजीम के बहुत कम क्वेश्चन है तुम्हारे पास, खाली 2 क्वेश्चन है न्यू रिजीम के, एक एग्जाम्पल और एक नॉर्मल वाला, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें हमने क्या किया, खर्चा किया, यानी कि हमने वो इनकम कमाई है। जैसे 2024 से लेकर 2025 तक मैंने कुछ इनकम कमाई है, पिछले साल जितना भी पैसा मैंने कमाया उसका जो असेसमेंट होगा, वो असेसमेंट कब होगा, अगले साल, यानी कि इस साल होने वाला है। तो जिस साल मैंने पैसे कमाए हैं उसको कहा जाता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, और जब मेरी उसकी असेसमेंट हो रही है उसे क्या कहा जाता है, हमारा असेसमेंट ईयर, यानी कि वो नेक्स्ट ईयर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अब 1 अप्रैल, ठीक है, जो आने वाला है 1 अप्रैल 2026 से लेकर कितना हमारे पास 31 मार्च 2027 तक जो भी हम पैसे कमाएंगे, ठीक है, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। और फाइनेंशियल ईयर की जो असेसमेंट होगी वो कब होगी हमारे पास, 1 अप्रैल, ठीक है, अगले साल होगी बेसिकली उसकी असेसमेंट। 1 अप्रैल से लेकर जो भी हमारे पास क्या होगा आगे जाकर, वो हमारा असेसमेंट ईयर माना जाता है। क्लियर, इतनी बात है तो तुम्हें पता ही है, ऐसे तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो। अब ग्रॉस इनकम क्या होती है, इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल अर्निंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारी जगह से, जैसे हो सकता है कि उसने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा हो, वहाँ से पैसे कमाए हो सकता है उसकी कोई प्रॉपर्टी है वहाँ से रेंट आ रहा होगा, हो सकता है वो क्या करता है, उसने कुछ बिजनेस ओन कर रखा हो वहाँ से पैसा आता हो सकता है वो नौकरी करता है वहाँ से पैसा आता हो। तो जो टोटल इनकम होती है उसे ग्रॉस इनकम बोला जाता है हमारे पास। और ये डरना नहीं है, ग्रॉस इनकम हमें क्या दी जाएगी, क्वेश्चन में दी जाएगी। अब पुराने रिजीम और नए रिजीम में फ़र्क क्या है, पुराने रिजीम में हमारे पास अगर हम कहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, डिडक्शन, एग्जम्पशंस कहते हैं उसे, एग्जम्पशंस मिल जाती हैं हमें, तो वही चीज़ ये बताएगा अभी। देखो अगला टॉपिक ये रहा, एग्जेम्पशंस एंड रिडक्शंस, ठीक है। सैलरी पर्सन्स आर मेजर पार्ट ऑफ द ओवरऑल टैक्स पेयर्स इन कंट्री, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा लोग टैक्स पे करते हैं कौन से हमारे पास, जो सैलरी वाले होते हैं। सैलरीड पर्सन टेंड्स टू सेव मनी ऑन टैक्स बाय इन्वेस्टिंग इन प्लान्स दैट ऑफर टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है। वो ऐसे प्लान्स में ऑफर करते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, टैक्स के बेनिफिट मिले, एग्जेम्पशंस मिलते हैं, डिडक्शन मिलते हैं, उन प्लान्स को हम कहते हैं एग्जेम्पशन और डिडक्शन, जो अभी तुम्हें नीचे भर भर के दिए जाएंगे, ठीक है। अब हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस हमारी जो कंपनी है HRA देती है, ठीक है। अ सैलरीड इंडिविजुअल हु लिव्स इन रेंटेड हाउस कैन गेट द बेनिफिट ऑफ HRA एग्जेम्पशंस, ठीक है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें HRA एग्जेम्पशंस मिलती है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं उनको HRA एग्जेम्पशंस नहीं मिलती हैं। गवर्नमेंट उनके, अगर वो उनका खुद का घर है, ठीक है, तब तो बात अलग है, अगर वो रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं या रेंटेड फ्लैट में रह रहे हैं तो गवर्नमेंट उन्हें क्या देती है, HRA एग्जेम्पशन देती है। पर HRA एग्जेम्पशन का हमारा कोई काम नहीं है, किसी भी क्वेश्चन है HRA किसी काम आ ही नहीं रहा है तुम्हारा, ठीक है।
दिस कुड बी टोटली और पार्शली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। टोटली या तो पूरा ही हटा सकते हैं या फिर क्या सकते हैं, पार्शली हटा सकते हैं। इफ़ अ पर्सन इज नॉट लिविंग इन अ रेंटेड हाउस देन द एचआरए एग्जेम्पशन इज नॉट परमिसेबल। परमिसेबल होती ही नहीं है। जैसे मेरा खुद का घर है तो मेरे लिए एचआरए कोई मानी ही नहीं जाएगी। अब एक खुशी की बात है, यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि वो बंदा कितनी ही एज है, कितनी उसकी इनकम है, उससे कोई भी मैटर नहीं करता। उसे क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। कितने हज़ार की, 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। सैलरीड हो, इंडिविजुअल हो, अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, पुराना टैक्स रिजीम जो उसके अंडर 50,000 रुपये की छूट मिलती है। कि अगर मेरी 7,50,000 रुपये इनकम है, ठीक है, तो 7,50,000 रुपये पे जो हमारी इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 7,000 रुपये नहीं लगेगा। गवर्नमेंट खुद ब खुद 50,000 रुपये छोड़ देती है, कहती है कि तुम 50,000 रुपये छोड़ दो, उसके बाद जो 7 लाख रुपये उसी पे मैं लगाऊंगी टैक्स, जो भी लगाना है। उसके बाद भी अगर मैंने किसी किसमें जो भी हमारे पास एग्जेक्शन इसमें इन्वेस्ट कर रखा होगा डिडक्शन प्लान्स में, तब जाके मुझे और डिडक्शंस मिलेंगी। अब उसकी बात करते हैं। हमारे पास सेक्शन अभी तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। अंडर डिडक्शन अंडर 80 सेक्शन 80C, 80C के अंडर कुछ डिडक्शंस आती हैं। अ पर्सन कैन सेव टैक्स बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट सेविंग प्लान्स स्कीम्स। अ पर्सन कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ अप टू, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक ही खाली क्या कर सकता है, अपने डिडक्शन को क्या कर सकता है, बचा सकता है और कुछ नहीं बचा सकता। अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है, प्रीमियम दिया होगा, उसके बाद इक्विटी ली होगी, हमारे पास सेविंग स्कीम होती है। एम्प्लॉय, हमारे पास ईपीएफ सुना होगा तुमने, ईपीएफ में करा होगा, ठीक है, जीपीएफ में किया होगा। प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट ऑफ होम लोन, अगर मैंने होम लोन लिया है तो होम लोन की 2 चीज़ें होती हैं, तुम पढ़ के आ चुके हैं। होम लोन का एक होता है प्रिंसिपल कि कितना मैंने लोन लिया है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, नथिंग बट क्या, जो हमारा इंटरेस्ट आता है, ठीक है, वो 2 चीज़ें हैं। तो जो ये सेक्शन 80C के अंडर आता है वो खाली क्या आता है, प्रिंसिपल आता है, ठीक है। पहले ज़माने में यानी कि 2020 से पहले बच्चों की ट्यूशन फ़ी नहीं आती थी। अब बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे भी टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, पर खाली 2 बच्चों के। अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो उसमें से 2 बच्चे जो बड़े वाले होंगे, यानी कि सबसे एल्डर वन और उससे जो छोटा होगा, उन्हीं की 2 ट्यूशन फ़ी हटाई जाएंगी, आगे जाने वालों की नहीं हटाई जाएंगी। तो 2 बच्चों की हटाई जाती है यहाँ पे। अब पीएफ होता है, पीपीएफ अकाउंट होता है हमारे पास, उसकी बोल रहे हैं ये। अभी सब कुछ हमें दिया जाएगा। अब नेशनल सेविंग से सर्टिफिकेशन, उसमें हटाया जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी हटाई जाती है। ये सब हमें दिया जाएगा, बस हमें उसको हटाना पड़ेगा। जो भी चीज़ें होती हैं ये हमें क्या करना है, जो हमारी ग्रॉस इनकम है, ठीक है, उसमें से माइनस करके हमें क्या निकालना पड़ता है, टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है, इन शॉर्ट, ठीक है। टैक्सेबल इनकम निकालने का ही हमारा काम है। तो उसके अंडर हम क्या करते हैं, ये सारी डिडक्शंस को हटाते हैं। अब देखो कौन सा प्राइम है, और क्या, 7 7 49, ठीक है। डिडक्शन अंडर 80D। अब 80D के अंदर क्या होता है, सबसे मेन जो तुम्हारी डिडक्शंस हैं वो कौन सी, हमारी ये वाली डिडक्शन सबसे मेन है तुम्हारी, ठीक है। आधे से ज़्यादा डिडक्शन यही है, ठीक है, आधे से ज़्यादा। तुम बस याद रखने, वहाँ पे लिखा होगा जीपीएफ, एनएससी, एनपीएस, ठीक है, ईपीएफ, ईएसएस, और ये जो ट्यूशन फी होगी पीपीएफ, ये भी याद ही रख लोगे, प्रिंसिपल ऑफ होम लोन, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नहीं आएंगे, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, पहले ही समझ लो, मैं तुम्हें समझा दूँगी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। अ पर्सन कैन सेव अ टैक्स ऑन मेडिकल इंश्योरेंस पेड फॉर सेल्फ, फैमिली और डिपेंडेंट पेरेंट, ठीक है। अपना जो इनकम टैक्स है, अगर उसने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा रखी है तो उस पर भी अपना टैक्स बचा सकता है। कितना बचा सकता है, 2500 रुपये बचा सकता है खाली, ठीक है। हाँ, 2500 तो है, 25,000, ठीक है, 25,000 बचा सकता है, अप टू 25,000। यानी कि अगर उसने कम पे करे होंगे तो कम हटाए जाएंगे, अगर ज़्यादा पे करे होंगे तो इतना ही हटाया जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने शायद ये दे नहीं रखा, ये देखो, अ पर्सन कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ 1 लाख अंडर द स्कीम अप टू 1 लाख। अभी तुम्हें समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। अप टू 1 लाख, खाली 1.5 लाख तक ही अपना क्या कर सकता है, डिडक्शन करवा सकता है। अगर मेरा इन सबको इन्वेस्ट करने के बाद कहीं कहीं पे मैंने इन्वेस्ट करा है और मेरे को 1,70,000 रुपये बन रहे हैं, तो खाली मैं 1,50,000 तक का ही डिडक्शन करवा सकती हूँ। वो 20,000 का डिडक्शन मैं नहीं करा सकती। गवर्नमेंट ने फिक्स लिमिट तक दे रखी है, इतना ही डिडक्शन की जाएगा, उससे ऊपर नहीं किया जाएगा। अगर मेरे 3 लाख रुपये बन रहा है इन्वेस्ट कर कर भी, तो खाली मैं 1.5 लाख का कर पाऊँगी, 1.5 लाख का नहीं कर पाऊँगी। सिंपल लॉजिक, ठीक है, क्लियर होगी बात।
अब यहाँ पे आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर आते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 ये कहता है कि हमारे पास होम ओनर्स हु टुक होम लोन्स कैन क्लेम डिडक्शन अप टू 2 lakhs फॉर इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट उनका 2 लाख तक है तो उसका डिडक्शन मिल सकता है। अगर 2 लाख से ज़्यादा होगा तो उसका डिडक्शन गवर्नमेंट नहीं देगी, 2 लाख ही देगी। अगर 3 लाख है तो 2 लाख तक का दे देगी, 1 लाख छोड़ देगी। ठीक है, ये बोलने की कोशिश है। और सेक्शन 80C इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी पता चल जाएगा। 80C क्या है? एजुकेशन लोन किसके लिए? स्पाउस के लिए लेते हो या फिर क्या लेते हो? अपने बच्चों के लिए। स्पाउस का मतलब हमारे हस्बैंड वाइफ के लिए लेते हैं तो उसके लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। मैक्सिमम ईयर 8 फाइनेंशियल ईयर का ये बता रखा है हमें। अब ये नीचे वाली चीज़ तुम्हारे काम की है 80G। 80G में ये कहना चाहते हैं, अगर जैसे तुमने सुना होगा बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं वो चैरिटी कर देते हैं। क्यों करते हैं चैरिटी? उससे उनका टैक्स बचता है। ठीक है, अभी चैरिटी कर रहे हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में क्या करते हैं? चैरिटी करते हैं तो हमें 100% तक का क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम फैमिली वेलफेयर रिलीफ फंड में करते हैं तो भी 100% का मिलता है। नेशनल सिक्योरिटी फंड में करते हैं तो भी 100% का मिलता है। प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड में भी करते हैं तो भी 100% का मिलता है। अब कुछ ऐसे हैं जिनमें हमें कितना मिलता है? खाली 50% मिलता है। तो तुम्हें मेंशन करके देंगे वैसे क्वेश्चन के अंदर, अगर नहीं दिया होगा तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, याद करके रखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दिया है स्वच्छ भारत कोष में भी 50% मिलेगा। क्लियर गंगा फंड होता है उसमें मिलेगा, जबकि करना नहीं, कुछ नहीं है, इग्नोर मारो। ठीक है, 100% मिलता है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दोगे तो भी 100% मिलता है। अब जवाहरलाल नेहरू से इन्हें थोड़ी दिक्कत है, ऑब्वियस ही बात है, इनकी पार्टी का नहीं है, समझ रहे मेरी बात? तो वहाँ 50% ऐसे याद रख सकते हो तुम कि वहाँ पे इन्होंने 50%। इंदिरा गांधी इनकी खुद की नहीं है, ठीक है, उसमें 50% डाल दिया इन्होंने। अब बीच में याद रख लो कि ड्रॉप, जब सूखा पड़ेगा तभी 50% ही देंगे उसमें, ठीक है, उस रिलीफ फंड में डालोगे तो। वैसे तो मैं लिख के दिया जाएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसमें लिख के नहीं दे रहे हो। अब मेन चीज़ ये तो तुम थोड़ा हिंट हिंट से याद कर सकते हो कि कैसे कैसे होगा। अब ये तुम्हें प्रॉपरली याद करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसे याद करें? मैं बताती हूँ कैसे याद रखना बेटा। 2.5 लाख से नीचे की इनकम जो होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। किसकी? अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे हैं जो 60 ईयर से कम के लोग हैं उनके लिए ये टेबल फॉलो होगी। जो 60 ईयर से अबव है उनके लिए कौन सी टेबल फॉलो होगी? नीचे वाली टेबल फॉलो होगी, ठीक है। सीनियर सिटीजन में आ गए ना वो नीचे वाली टेबल फॉलो। तो 2.5 लाख की इनकम तक के लिए कोई टैक्स नहीं है, निल, ठीक है। अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो कितना? 5% लगेगा, वो भी किसका? एक्सीड 2.5 लाख। 2.5 लाख तक की जो इनकम है उस तक कोई भी आई नहीं लगेगा। उसके बाद जो इनकम है, अगर मेरी इनकम 4 लाख रुपए है, ठीक है, तो 4 लाख में से 2.5 लाख हटाओगे तो कितने बचे? 1,50,000। उस 1,50,000 मुझे कितने देने हैं? 5% देने हैं खाली, ठीक है। याद हो जाएगी, इतनी टेंशन मतलब टाइम के साथ जाओगे। अब 5 से 10 हज़ार तक के में, 10 लाख तक के में कितना देना है हमें? 20% देना है 5 लाख के ऊपर, और 5% देना है 2.5 लाख के नीचे, ठीक है, जो कि यही आता है। 5 लाख का निकालोगे 5% तो यही आएगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने इतना, हाँ भाई इतना ही टैक्स है। अभी पता चलेगा तुम्हें, बहुत सारे बचा लेंगे लोग टैक्स। और 10 लाख के ऊपर होगा तो इतना प्लस 30 लाख अबव 10 लाख पे देना पड़ेगा टैक्स। ये देखो, अबे छोटे अपना काम कर ले, तेरे को HCF नहीं निकालना जा रहा। मैं देख ही रही थी, बड़ी देर से सुन रहा, बड़े ध्यान से। ये काम कर ले, HCF आएगा तेरे पेपर में। ये देखो, अब ये सीनियर सिटीजन है तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाएगी। 3 लाख तक कोई भी नहीं है, 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% है, ठीक है। फिर 5 से 10 लाख के बीच में 10,000 प्लस 20% है आगे का, ठीक है, क्योंकि वहाँ से वो चेंज हो जाएगा। 5 लाख 3 लाख के ऊपर से 10,000 बन रहा है, यहाँ पे 12,500 बन रहा है, और 20% है वही सेम परसेंट। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम परसेंट है, बस ये क्या फ़र्क क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो वो दिया उन्होंने डिडक्शन उसके वजह से आ रहा है। ठीक है, अब समझ गए। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है, नीचे पढ़ो से, ये काम आएगा हमारे 87A। 87A के अकॉर्डिंग हमें टैक्स डिडक्शन मिलती है, रिलीफ मिलता है बेसिकली। कब? जब हमारा जो टैक्स है, अगर वो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के नीचे नीचे है, ठीक है, 5 लाख से कम है। टैक्सेबल इनकम जब करेंगे निकालेंगे तो अगर वो 5 लाख से नीचे नीचे आई तो मुझे 12,500 रुपये का रिलीफ देगी गवर्नमेंट, ठीक है, कि तुम बेचारे थोड़े से कम पैसे कमा रहे हो तो हम तुम्हें रिलीफ दे रहे हैं 12,500 रुपये का, ठीक है, दैट्स इट। अब एक लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये रहा,
देखो, अब वैसे तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, पर ठीक है, टैक्स लेना तो बनता है। ठीक, तो सब कुछ करने को आने के बाद जो भी टैक्स निकलेगा, तो उस पर 4% लगेगा सेस। और वो किस लिए लगता है? हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, जबकि वो एक नंबर की बर्बाद है। तो ठीक है, टैक्स लेना तो बनता है। हमारा तो वही है कि गवर्नमेंट जितना भी टैक्स आया, कलेक्ट हुआ, जो बंदे का अगर सपोज करो मेरा 20,000 टैक्स बनता है, 20,000 पे 4% और देना पड़ेगा मुझे हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स। ये इतना टैक्स लगाती है हमारी गवर्नमेंट, इसलिए लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। सिंपल लॉजिक, इसे सब भाग जाते हैं। समझ गए? आप देखते हैं पैसे कमाए हम और जाए इनके पास। मैम बट बाहर के देशों में यहाँ भी टैक्स है, बट वो लोग इन चीज़ों पे काम करते हैं। नहीं भाई, तू जाएगा दुबई में, दुबई में बिल्कुल टैक्स नहीं है। मैम दुबई में ये कनाडा में टैक्स है, बट हाँ उसमें एजुकेशन वहाँ पे फ्री है, किसी को भी कोई हाँ, भी तो कर सकता लोगों को फायदा हो रहा है ना। है। यहाँ क्या फायदा हो रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि सड़कों पे टैक्स गड्ढे, है। पहले टैक्स दो और उसी नाले में डूब मारो। वो देखा नहीं, नोएडा में एक बंदा नाले में गिर गया, फेमस हुआ था ना, गाड़ी पे चढ़ के चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हाँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसके पापा भी आ गए थे, गाड़ी नीचे डूब गई, वो मर गया। कुछ 26 से 27 साल का लड़का था कोई। और यहाँ पे ग्रॉस इनकम है तुम्हारी, ठीक है, उसमें से पहले HRA माइनस करोगे, अगर है तो, नहीं है तो वैसे नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन करोगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की थी? 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी थी हमारी गवर्नमेंट हमें, ठीक है, कि 50,000 रुपये को टैक्स नहीं लगेगा। फिर सारी जो डिडक्शन है किसके अंडर आ रही है? ATC के अंदर। ATC यानी कि जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी, NPF के अंदर, किसके अंदर? EPF के अंदर। उन सब की जो डिडक्शन है वो सारी हम इसके अंदर काटेंगे। 80D के अंदर जो भी आ रही है, 80E के अंदर, 80G के अंदर। 80G यानी कि वो जो मैंने डोनेशंस करी हैं, ठीक है, उसके अंदर। और 80E यानी कि जो भी मैंने क्या करा है, हमारा ये एजुकेशन लोन लिया, ठीक है, जो भी लिया उसके अंडर। और 80D यानी कि नथिंग बट मैंने मेडिकल इंश्योरेंस जो कराई थी, उन सब के अंदर जो भी आएगी वो सब कट जाएगी इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास कैलकुलेट द इनकम टैक्स ऑन द टैक्सेबल इनकम। अब ये जो आ जाएगी हमारे सब्ट्रैक्ट करने के बाद टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, उस पर हम क्या निकालेंगे? टैक्स निकालेंगे। पर निकालेंगे कैसे? अब हम निकालेंगे स्लैब को देखकर कि स्लैब में वो अप्लाई करता है, उसके हिसाब से हमें टैक्स निकालना पड़ेगा। अब टैक्स निकालने के बाद अगर उसका टैक्स किससे कम हुआ, हमारे पास 5, उसकी टैक्सेबल इनकम अगर किससे कम हुई, हमारे पास 5 लाख से कम हुई, तो उसे 12,500 रुपये का रिलीफ मिलेगा। मैंने बताया था 87A के अंडर, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसमें से? इस टैक्स में से जो भी टैक्स होगा उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 4% जो भी इनकम टैक्स आया होगा उसके ऊपर 4% लगेगा, किसका? सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, सेस, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, टेंशन मत लो, फिर तुम करके दो। बड़ा मुश्किल नहीं है, ईजी है, तुम्हें लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मुश्किल है। मेरे को पहले लग रहा था कि मुश्किल दिए होंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़े आसान दे रखे इन्होंने। देखो, ये पहला क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में से लिया है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2025, तो पहले क्या लिख देना? फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2025 तक का फाइनेंशियल ईयर है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2025 से लेकर 2026 का होगा, ठीक है, करेक्ट, ये लिख देना। अब नाम क्या है बंदे का? बंदे का नाम है हमारे पास नथिंग बट अमन, ठीक है, मिस्टर अमन लिख दो, अमन लिख दो। और उसकी एज यहाँ पे बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसी से हिसाब से वो टेबल डिस्प्लेड होगी। अगर 60 साल से ऊपर का है तो अलग स्लैब में जाएगा, 60 साल से नीचे का है वैसे तो ऊपर वाली स्लैब होगी इसकी। अब उसकी ग्रॉस इनकम कितनी है? ग्रॉस इनकम अगर तुम देखोगे तो उसकी ग्रॉस इनकम है 6,98,000 रुपीज़ है, एक्सक्लूसिव HRA। एक्सक्लूसिव HRA यानी कि HRA को हटाकर, HRA नहीं मिलाया हुआ है इसके अंदर, पहले से HRA हटा रखा है। अगर इन्होंने नहीं हटा रखा होता तो हमें हटाना पड़ता, ठीक है, तो हमें देते HRA हटाने का सी। वही HRA मतलब अभी तो बताया था, देखो ऊपर जाओ, हाउस एंड रेंट अलाउंस, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है ज़्यादातर, कि जो कंपनी है वो क्या देती है? HRA देती है कि हमारा अगर एम्प्लॉय कहाँ रह रहा है, रेंट पे रह रहा है, तो उसको रेंटल अलाउंस मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने बोला भाई वो क्या कर रहा है? पे कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है 6,000 रुपये पर मंथ NPS के अंदर। NPS जो किस में आता है? 80C के अंदर आता है NPS, याद हो तुम्हें, सारी चीज़ें ज़्यादातर उसी में आती हैं हमारी। खाली मेडिकल क्लेम उसके अंदर नहीं आता, लोन्स उसके अंदर नहीं आते, बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी, और चैरिटी उसके अंदर नहीं आती। चैरिटी 80G के अंदर आती है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये पे कर रहा है वो 6,000 रुपये पर मंथ NPS। इतना पे कर रहा है। लाइफ इंश्योरेंस भी उसी के अंदर आती है, NSC भी उसी के अंदर आती है, वो पे कर रहा है। अब इसने डोनेशन करी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में। अगर याद हो सबसे पहले था चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है, उसमें क्या 100% की मिलेगी, ठीक है, उसको रट लो, 3 में 50 मैंने याद कर ली, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा और, ठीक है। तो 100% की डिडक्शन मिलेगी उसके अंदर। इसको कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड बाय मिस्टर अमन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज पर द ओल्ड टैक्स रिजीम। पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से पुराना टैक्स ही बढ़ रहा है, ठीक है, नया नहीं है। अब हमने कर दिया। अब सबसे पहले क्या करनी है तुम्हें, सबसे पहले काम करो, इसको भूल जाओगे, ग्रॉस में से स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी थी, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 50,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन अंडर ATC के अंदर डिडक्शन होती है वो अप टू कहाँ तक होती है, 1.5 लाख तक होती है, कुछ भी हो, अब 1.5 लाख तक की होगी। अब हम डिडक्शन निकाल के आते हैं। उसने कहाँ इन्वेस्ट किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया सबसे पहले NPF के अंदर, वो भी कितना 6,000 रुपये पर मंथ। तो साल भर के लिए कितने करेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 किसके लिए, NPS के लिए, ठीक है, क्योंकि एक महीने के लिए इतने दे रहा है, तो 12 × 6 कितना हो जाएगा, 72, और इतने पैसे दे रहा है पूरे साल भर के अंदर वो, करेक्ट है यहाँ तक। एक पहला ये मिल गया हमारे पास। उसके बाद दूसरा क्या है, 24,900 रुपये LIC करवाइए, ठीक है, 24,900 रुपये की LIC कराइए, प्रीमियम है उसका। उसके बाद क्या है हमारे पास, NSC बाई करें हैं, कितने की बाई करें NSC से हम, 40,000 के बाई करें। ये सब इसलिए बाई किया जाता है ताकि हमारा टैक्स बच सके, ठीक है, 40,000 का ही हो गया। अब वो रिलीफ फंड वाला इसके अंदर नहीं आएगा, ये सारा किसके अंदर का है, ATC में नहीं आता, वो ATG के अंदर आता है, जो भी हमारी चैरिटी होती है। अब इसका टोटल करो, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 0 0, ये हो गया 9, ये हो गया 7, और ये कितना आएगा हमारे पास, 9 और +4 13, ठीक है, तो इतना हुआ हमारा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो हमारा डिडक्शन होगा वो कितने तक का ही होगा, खाली 1.5 लाख तक का होगा, पर 1.5 लाख तक तो पहुंचा ही नहीं। अगर 1.5 लाख से ऊपर होगा तो खाली 1.5 लाख का होगा, उससे नीचे है तो उतने का ही होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो बैलेंस आफ्टर डिडक्शन कितना बचेगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 648,000 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 009,631, तो ये आगे 009, यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे, 1 बच जाएगा, यहाँ से लिया 7 1, ठीक है, 1 और ये आ जाएगा 5, ठीक है, 10 लिया मैंने क्या बराबर, ठीक, इतना है बैलेंस। अब इस बैलेंस के बाद उसने कहाँ पे उसमें डोनेशन करी है, चैरिटी डोनेशन करी, सारा मैंने इंक्लूड कर लिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्लूड कर लिया, NPS कर लिया, LIC कर लिया, NSC कर लिया, सब कर लिया। अब क्या कर रहा है वो, डोनेशन कर रहा है। डोनेशन कहाँ पे करी है उसने, कितने 15,000 की डोनेशन करी है उसने। अब डोनेशन किस में आती है, डिडक्शन अंडर ATG के अंदर आती है। कितने की डिडक्शन होगी, 15,000 की होगी, क्योंकि 100% डिडक्शन होती है जो भी उसने करी है। किसके अंदर करी है, चीफ मिनिस्टर प्राइम जो भी है, मिनिस्टर फंड के अंदर, रिलीफ फंड के अंदर करी है। तो क्या होगा बैलेंस, अरे ठीक है यार, इनको कौन सा इतना स्पेसिफिक लिख के आना है। बैलेंस आफ्टर ATG डिडक्शन, ठीक है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 511100। अब क्या करोगे, यहाँ से माइनस करोगे इसे, जब माइनस करेंगे ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, इसको मेरे को करना पड़ेगा, 6 आ जाएगा, 11 देंगे हम, 10 हो जाएगा, 9 और ये बचेगा हमारे पास 4, हाँ ठीक है 4 हो जाएगा, इतना हमारे पास आएगा आफ्टर ATG। अब इस पर ये क्या हो गई, हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई। सब कुछ माइनस कर दिया, जाके देख लो ध्यान से, हमने सब माइनस कर दिया। तो ये जो आई है वो क्या आई है, टैक्सेबल इनकम आई है। तो टैक्सेबल इनकम जो हुई हमारे पास वो कितनी आई, नथिंग बट 496,100। अब हमें देखना है स्लैब पे जाते हैं ज़रा। सो स्लैब को याद करें अगर हम, तो पहली बात तो बंदा 60 ईयर से कम का है, ठीक है, और उसकी इनकम जो है 5 लाख से कम है इन शॉर्ट। तो कौन से टैक्स पेयर के अंदर आएगा वो, 5 लाख से कम है तो इसके अंदर आएगा। कहाँ पे,
लाओ एक बार ट्राई कर लेते हैं, वो जो गड़बड़ ना कर दी हमने। कहाँ पे गड़बड़ी हुई है? सही तो आ रही है मेरे हिसाब से, चेक कर लेते हैं एक बारी। सही आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, इसको करोगे तो इतना टैक्सेबल आ गया। अब ये देखो कि कौन से स्लैब के अंदर आएगा, ये स्लैब आएगा इसका 5 लाख से कम वाला, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में। तो 5% ऑन टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 2.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उसके उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उससे नीचे वाले का देना पड़ेगा। तो 2.5 लाख से ऊपर कितनी है, तो टैक्स कितना लगेगा, 5% ऑफ किसका, 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम अबव 2.5 लाख, करेक्ट है कितना। अब 2.5 लाख है कितनी, 2.5 लाख माइनस कर दो इसमें से, तो 2.5 लाख माइनस करोगे इसमें से तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 0 0 0 और ये आ जाएगा 5 और 2, ये आ गया 0 0 1 एंड देन कितना होगा, ये इसके नीचे 6 और ये 4 और ये 2, सही है। इतना इतने पे देना उसे, तो टैक्स आएगा 5% किसका हमारे पास, 246,100 का। अभी कैंसिल हो जाएगा तो टैक्स कितना आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2461 मल्टीप्लाई 5 30 हो गया, 3 ऊपर चला गया 23 आ गया, ठीक है। और 23 2 पर जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो ये आ गया 1235। इतना क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। बट एक याद करो, हमारे पास हमने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब कर दिया, टैक्स स्लैब के हिसाब से निकाल भी दिया। अब क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करो टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 87A। 87A के अंडर हमें बोला गया था, अगर हम पीछे जाएँ, नीचे ही है शायद, हाँ 87A के अंडर ये बोला गया था कि अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो उसे कितने का रिलीफ मिलेगा, 12,500 रुपये का रिलीफ मिलेगा। तो अगर 12,500 रुपये का रिलीफ मिलेगा, थी ना 5 लाख से कम, तो 12,500 का रिलीफ मिलेगा तो कुछ टैक्स देना उसे। अगर इसमें से मैं 12,500 रुपये माइनस कर दूँ तो उसके तो उससे कम ही है, तो टैक्स कितने जाएगा, नील, ठीक है, नील का टैक्स जाएगा। यानी कि अब जब टैक्स ही कुछ नहीं बना, उस पर क्या लेना होता है, HRA, 0 का टैक्स है तो HRA भी क्यों ही देगा वो, तो HRA भी, वो HRA कह रही हूँ, सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी नहीं देगा वो। क्लियर होने के बाद तो टैक्स क्या जाएगा, मिल जाएगा। अब हम चेक करके आते हैं हमारा सही है नहीं है, मिल का टैक्स, ठीक है, करेक्ट। क्लियर होने के बाद थोड़ी ध्यान से दिमाग में बात रखनी है बस, और उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए। अब तुम ये पहले बार में अपना आप ट्राई करके देखो ये, फिर मैं तुम्हें दूसरा दूँगी, क्योंकि चीज़ ज़्यादा याद रखनी है हमारा। बोलो भाई ज्ञान, ध्यान कर, बोलो ज़रा, सुनिए तुम्हें बैठ कर, तुम्हारे काम की भी नहीं थी। मैंने भी कॉपरेट भी ले लिया। अरे तो अभी कहाँ लेनी है, अभी तो कितने 5 साल हैं, कैसे 50 सिक्स में है तो नहीं, कॉमर्स लेनी है, कहना अभी से पढ़ाई कर ले। बेटा इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो टेबल याद नहीं है, कॉमर्स लेनी है, टेबल याद कर ले।
गया। पूछ लो भाई मेरे से, अगर पूछना है तो। मैम दंड तुम्हें ही करना है, छोड़ के आने का कोई फायदा नहीं, बहुत इजी चीज़ है। मैम बट इतने बड़े नंबर का आएंगे नहीं। तू कर तो सही, जल्दी करवा दीजिए। समझ आया तो क्या नहीं समझ दिखा। 24 का हाफ क्या? इसका हाफ क्यों करना है? पहली बात ये तुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि रास्ता क्या है, अच्छा हाफ का आई जगह रुपये से क्यों दिमाग लगाना है। लास्ट की डिजिट देखनी है, सबसे पहले चेक करो तुझसे होगा, नहीं होगा तो खड़ा हो जाए। 5 से तो जल्दी डिवाइड हो जाएगा, छोटा नंबर आ जाएगा सीधा। एक टाइम पर तुम्हें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, अगर तू ढंग से करेगा तो। हम जैसे लोग ऐसे करते हैं पूरा। देख 5 4 जा 5 के दो नंबर लेके जाएगा, 5 4 से 20 आएगा, 4 लिख। कितना बचेगा 20 माइनस करके, इमेजिन कर। 4 बचा 4 5 9 लीव 9 हो गया। अब किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 3 से प्लस करके देखो, 9 + 4 13 13 3 की टेबल में नहीं आता, तो 49 3 की टेबल में नहीं आएगा, 5 पे नहीं होगा, राइट। 7 जो होगा 7 बस हो गई कहानी खत्म। कर इजी तो है। फिर 2 2 7 2 2 7 2 into 2 is equal to 4 7 into 4 is equal to 28 28 is equal to the answer. टाइम क्या हो रहा है? टाइम तो बहुत है अभी, 38 हो रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं। अगला टाइम डन। अरे और भी तो क्वेश्चन थे, हाँ ये कर, ये करना है। एचसीएफ भी आ गया, कोप्राइम आ सकता है, कोप्राइम आर नंबर्स व्हिच एचसीएफ 1 1 2 2 and 3 are कोप्राइम, 9 2 and 3 2 1 जा, तो कॉमन फैक्टर क्या है, दे आर अंगुल बता, 3 and 5 5 एक प्राइम नंबर है ना? प्राइम नंबर एक को प्राइम नंबर बन सकता है, जबकि दोनों को प्राइम हाँ है ये है कोप्राइम दे या वाई एस। और नेक्स्ट 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, वो 2 से कटता है, तो उसका HCF 1 नहीं हो सकता, तो नो। अच्छा हाँ निकाल के देखते हैं इसके जरा इनका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो प्राइम है या नहीं है, दैट डज नॉट मैटर। हाँ तो 1 तो हो गई, 1 तो सब नंबर का होता पर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा कि नहीं आएगा? HCF 1 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो 11 नहीं आएगा इसका। आएगा क्यों नहीं आएगा? यस यस है। 5 into 1 2 into 2 है ना? 5 प्राइम है, प्राइम 1 से ही कटते हैं और अपने नंबर के साथ। अब ये अलग एग्जाम्पल 1 2 1 कर दे तू यार। एलसीएम निकालना है, इनकी मेथड में बन जा, एलसीएम निकालना आता है, चिकन यूज करते हैं, है ना? करो। पता नहीं, अरे भाई एलसीएम मैं तो ऐसे कंफ्यूज हूँ। मुझे कौन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एलसीएम। तो आ तो गए, कर तो दिया। एलसीएम निकाल के दिखाना। ये तब भूत किस चीज़ को एलसीएम बेटा बड़ी निकालने जा रही हैं हम।
नील आ गया। क्लास में चेक करो ये हालत तुम्हारा। कबूतर को भी इधर ही आके बैठता था। वो कह रहा विहान आए ही पर है, चलो विहान से मिल के आता हूँ। ये लोग अगला करके देखो, खुद से सोचना, खुद से करना। 6 एक प्राइम नंबर है ही नहीं तो पहले लिखोगे फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2024, असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 2025 से लेकर 2026। नाम है वरुण। वरुण वरुण नहीं है, वरुण है। या दोनों ने गलती से लिखा है। वैरन वरुण नहीं, वरुण। वैरन ई नहीं है, वरुण नहीं हो सकता। वैरन हाँ हम तो सब कुछ नहीं हो सकता, कैसे हो सकता पॉसिबल है। मैम 36 का हाफ 18 होता है ना। उसके मल्टीपल में 18 8 आता है 9 का तू भी डर नहीं? 9 का 18 होता है। हाँ 3 का 3 का 1 ट्यूशन फीस 80 में आती है हाँ 80 से में आता है ट्यूशन फीस भी। तो ये ऐड होगी। हाँ ऐड होगी। है ट्यूशन फीस का मैं क्वेश्चन में अच्छा ये तो नया क्वेश्चन ओ तुझसे अब बनाने हो रही है। वहाँ तो तेरी हालत खराब हो रही है, यहाँ पे तो बड़े बड़े नंबर है। क्या यहाँ देख, वहाँ पहुँच गए, इतने बड़े बड़े नंबर है यहाँ ये तो लाखों तो। में मुझे से बता दे कितना प्रोनाउंस करेंगे वो जो उधर नंबर लिखा है। इधर सबसे तो वाला हाँ 7,28,000 चल कुछ तो आता है। इतना गधा भी नहीं हुआ है। 50 पढ़ लिया था मैंने ये अच्छे से 5 अब मुझे कुछ कुछ नंबर के एलसीएम तो पता है तो मैं उनको ऐसे ही निकाल देता हूँ पीछे आगे से देख के। ये बढ़िया बात है। मल्टीप्लाई करना होगा पर मंथ का वही तो होगा सिर्फ एनपीएस नहीं, एक पर मंथ दे रहा है ना। नहीं वो तो एनपीएस दे रहा है ना पर मंथ। हाँ हाँ तो एनपीएस होगा ना। तो एनपीएस मतलब पर मंथ के हिसाब से दे रहे हैं ना एनपीएस। हाँ तो एनपीएस होगा एलआईसी तो एलआईसी क्यों होगा? एलआईसी तो पूरी साल की दे रहा है प्रीमियम, जो एक महीने के हिसाब से दे रहा है तो वही होगी 12 टाइम्स। और हो सकता है कुछ चीज़ें भी देखना आगे जाके आएंगी, आधे साल के लिए दे रहा होगा तो 2 से करनी पड़ेगी फिर उसे। मैं भी देख लूँ एक बार क्या उत्तर आया है मेरे एक ही में। हाँ इसमें तो पहले ये बेवकूफ़ है इनकी, मैंने बोला था मैं देखी कि लगा के 3 बार हो गया। अरे हाँ बेटे नहीं देखा वो तो बेटे नहीं देखा ये तो मुझे ऐसे में काटा मतलब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके करा दिया है तो आपको ये तो पता चल गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन आती है मुझे। ये भी गलत थी। कैसे गलत? अरे मुझे यार इसमें कितना टैक्स लगता है? हाँ किसमें ये जो 5 लाख से इसके आगे पे जो इनकम होती है उसमें कितना टैक्स लगता है? क्या क्योंकि इसमें 80 तो दे नहीं रखा तो 5 लाख से अब इनकम। तुमने पहले क्या कर दिया, हमारे पास ये काट दिया 50,000 रुपये काट दिया वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद तुमने 40,000 रुपये हटाए होंगे, 40,000 को प्लस किया होगा, इसको प्लस किया होगा प्रीमियम को और पीपीएफ को प्लस किया होगा और ट्यूशन फी को भी प्लस कर दिया होगा।
इन सबको प्लस करके क्या आया? 1,62,800। बस यही हुआ। अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई तुम कितना भी इन्वेस्ट कर लो 80C के अंडर, हम 1.5 लाख का क्लेम देंगे बस तो तुम्हें। इसमें माइनस नहीं करेंगे? करेंगे 1.5 लाख रुपए। नहीं, पहले उसमें था ना कि होल में से फिर हाँ इसमें ठीक, max सही है। हाँ, इस होल में इसमें से से भी 1.5 लाख खाली 1.5 लाख ही माइनस करेंगे, तभी तो इसको अलग से ऐड कर रहे हैं, नहीं तो इसको अलग अलग इसी में से माइनस नहीं करते जाते, उसको अलग से निकाल ही क्यों रहे हैं हम? ये जो आया वो अलग से प्लस करके, नहीं तो इंडिविजुअल लेवल पे माइनस करते रहो ना। समझ रहे मेरी बात? ये हम एक काम और भी तो कर सकते थे कि जो हमारी ग्रॉस आई इसमें से हमने 50,000 माइनस कर दिए, फिर मैं माइनस कर देती जितना 72,000 रुपये माइनस कर देती, 24,900 माइनस कर देती, 40,000 माइनस कर देती। मैं इनको प्लस करके ही क्यों माइनस कर रही हूँ? प्लस करके माइनस करने का एक रीज़न है कि अगर वो 1.5 लाख से ज़्यादा आया तो गवर्नमेंट से 1.5 लाख ही देगी खाली, तो 1.5 लाख ही माइनस करने होंगे ना फिर। अब मेरे वाले केस में 1.5 लाख कम था तो मैंने 1.5 लाख में इसका उसमें से पहले 1.5 लाख माइनस करेंगे। करने की जरूरत ही नहीं है। खाली इस वाले अमाउंट में से क्या होगा, मुझे क्या लेना देना कि 1.5 लाख के बाद जितने भी अमाउंट बचे उससे क्या करूँ मैं? वो तो मेरे को एजम्पशन में की दे रही है ना खाली 1.5 लाख की, तो इसमें से कितने कट जाएंगे? खाली 1.5 लाख कट जाएंगे, बाकी हमें लेना देना नहीं है। इसमें से हाँ उसमें से फिर उस पर टैक्स लग जाएगा। हाँ, खाली 1.5 लाख की छूट दे रही है। अभी कितनी इनकम है मेरी? इतनी, ठीक है, ये वाली मुझे कटेगा वाली मुझे, हाँ ठीक है ना। अभी मेरी इनकम इतनी है, इतनी सब में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे एग्जाम्पशंस मिलेगी ना, विच इज डिडक्शन, और उन्होंने बोला कितनी भी कर लो, ऐसे तो लोग दुनिया भर की कर देंगे ना। समझ रहे मेरी बात? 6-6, 10-10 लाख की कर देंगे, टैक्स देंगे नहीं, इसलिए खाली 1.5 लाख तक की देंगे खाली। अब कितनी भी कर लो, उसने करी 1,60,825 थी, बट 1.5 लाख की ही मिलेगी। तो इसमें से जो हमारी सैलरी है उस मतलब जो इनकम है उसमें से 1.5 लाख की माइनस होंगे, खाली उसी की तो डिडक्शन मिल रही है खाली। तो समझे? इसके 5 लाख के ऊपर वाले में कितना टैक्स है? 5 लाख के ऊपर वाले में टैक्स था हमारा 1250 प्लस 5% ऑफ 5 लाख के ऊपर का, शायद से ही था 1250। ठीक है, आदत में 1200 मतलब 1200 तो सॉरी 12,500, ठीक है। और कितना 20% ऑफ किसका? 5 लाख के ऊपर की। अब 5 लाख के ऊपर कौन कितनी है इसकी? 2800, उस पर 20% लगेगा। बस हाँ, उसमें 20% लगेगा और 12,500 रुपये भी देगा। मतलब उसमें हाँ, वो उसके पुराने वाले क्या है, अभी मैं करके बता रही हूँ क्या कहना है पूरा, ऐसे ही मैंने गाड़ी चला इसमें मारनी अपना इसमें से ही 1.5 दो लाख दो दो माइनस तीन तीन करके तीन दो तीन तीन दो 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 4 12 26 लेकिन ये जो मैं 24 APCA का है इसमें मुझे 21 1.5 लाख की छूट मिलती है, पर 30 इसमें 60 1.5 लाख से ज़्यादा 30 तो क्रॉस में से 1.5 लाख। गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया? दिया? पर 20% किसका? क्या 0 करोड़? 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो 5 लाख से 24 36 40 राइट, 2 से करेगा 12 अबे 2 से ये भी तो होगा, ये क्यों होगा? 56। अच्छा हाँ होगा तो होगा। फिर 2 से दोबारा करेगा 2 सीधा, फिर ये भी होगा काटो 9, फिर 10, फिर 2 से करेगा 3, फिर ये नहीं होगा, ये होगा, फिर 3 से करेगा 1 3 5 3 1 1 5। अब इसमें ये वाला अमाउंट ऐड भी तो होगा। समझा? ये नहीं हो रहा था इसलिए मैंने वापस लिखा, अब तो निकाल के लिखा करेगा, नहीं गलती कर रहा है तू, निकाल। इतना इरिटेटेड क्यों है जीवन में तू? सब सही चल रहा है अभी, सब सही चल रहा है। हाँ हाँ, इसमें जब हमने 28,000 के ऊपर का टैक्स निकाला ये का है तो उसको तो 12,000 प्लस 12,500 में प्लस करेंगे, ठीक है, कर दिया तो कितना आया? तो ये टैक्स वाली टैक्स आ गया। अब 4% क्या लगेगा इस पे? सेस, 12,500 जो भी 12,500 पे नहीं, जो टोटल टैक्स आया होगा, 18,100 जो भी आया मुझे नहीं पता, 12,500 प्लस ही शायद वही 5,600 बता रहे थे उसके ऊपर, है ना। तो 18,000 जो भी आएगा उस पर 4% सेस लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन वाला। मैं चेक कर दी तुम्हारा सही आ रहा है गलत आ रहा है? कितना बता रहे हो? 18,100 ना?
ठीक है। क्या मैं अगली बार ना तो यहीं पे बैठा के टेबल ऐसे रखूंगी। 724 आ रहा 724 है। सेस मिलाकर है ना, मतलब सेस ही आ रहा है इतना, तो इतना सेस देगा। और जो टैक्स था वो तो टोटल मिला के कितना आया, ये तो सेस दे रहा है ना। 18,824। 18,824 इज द राइट आंसर। बस यही निकाला। बस तो इसका ये क्यों करा? ये क्यों करा, क्योंकि इससे पता लगेगा अच्छा ज़्यादा है। कि कम है, समझे, नहीं तो माइनस माइनस कर देते ना। मैम हो गया। टू इसीलिए करा, आधे पन्ने का क्वेश्चन नहीं है। हाँ भाई। हाँ, अकाउंट्स में तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, वहाँ तो माउथ हो जाती है माउथ। मैम 48 इज द आंसर। ये ध्यान रखो, ज़्यादातर केसेस में ना वो ATC वाला ही लगेगा। इंश्योरेंस फ्री सब में वही लगेगा, मेडिकल क्लेम में नहीं लगेगा खाली वो, ठीक है, और वो लोन में नहीं लगेगा वो, ठीक है, रिलीफ फंड में नहीं लगेगा वो। और होम लोन में भी जो उसका प्रिंसिपल है वो ATC में ही आता है, इंटरेस्ट आता है दूसरे में। यहाँ पे वही है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2025 द ग्रॉस सैलरी जो है उसकी कितनी है, 8,50,000 है और 29 साल का लड़का है वो, ठीक है, एक्सक्लूसिव HR है किसी काम नहीं आएगा, मैंने तुम्हें बोला था किसी क्वेश्चन में दे रखा हूँ। अब उसके बाद ये डिपॉजिट 9,200 पर मंथ इन GPF। अब GPF किस में आता है, ATC में आता है, किस में आएगा, ATC में आता है। एंड पेड 40,300 इन लाइफ इंश्योरेंस, वो भी किस में आती है, ATC में आती है। ही डोनेट 25,000 प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, 100% का मिलेगा इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग आएगा उससे, ATC से अलग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर टुका होम लोन। अब यहाँ पे है एक कैच, होम लोन लेता है किसका, हमारे पास 24 लाख रुपए का फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एंड पेड इतना एज एन इंटरेस्ट, ठीक है, 76,000 इंटरेस्ट पे कर देना होम लोन की। एंड ऑन होम लोन एंड जो उसका प्रिंसिपल है वो कितना है, 20,000 रुपीज़ है। प्रिंसिपल ATC में आता हाँ, प्रिंसिपल ATC में आता है और इंटरेस्ट वो आता है 80 उसका होता है। है। होम लोन किसमें आएगा? होम लोन ये किसी में नहीं आएगा, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल काम का है उसके, ठीक है। इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल तो हमारा ATC में आ जाता है, हम देख लेते किस सेक्शन में आता है, पर ये भी एग्जाम्प्ट होता है, यानी कि माइनस तो होगा पर उसमें सेक्शन लिखना पड़ेगा, कौन से सेक्शन में आते हैं हम देख के आते हैं। ये सेस हो गया, ये टैक्स सेक्शन 87A होगा, और होम लोन सेक्शन में आएगा, सीधा लिख देना इंटरेस्ट ऑन होम लोन, सेक्शन मत देना, ठीक है, सेक्शन 724 है वो, ठीक है। क्या होगा? बस माइनस करना है, 2 लाख। 2 लाख को माइनस नहीं करना, इंटरेस्ट को माइनस करना है उसमें, ठीक है। जैसे प्राइमरी जो ये फंड्स हैं जो कि हमारे क्या होता है डोनेशंस, वो अलग से माइनस होते हैं, ऐसे ही ये जो इंटरेस्ट है वो अलग से माइनस होगा। ये ATC वाले के जो अंदर जितनी भी चीज़ आती है उनको प्लस करके देखना पड़ता है, 1.5 लाख से ज़्यादा हो या नहीं हो, पर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना आप माइनस होंगे, ये भी अपना आप माइनस हो जाएंगे, ठीक है, पूरा पूरा। 48 आंसर है मैम, मैंने इसको लिखा। नहीं, 2 into 36 is 18, 18 to the 36, 36 into 72, 12, 36, 8 2 into 2 is अबे देख तू नहीं है ना इतना समझदार, तो ऐसे कर 6 इसके ऊपर 6 और 2 ऐसी हो गई, जोड़ी बन गई इनकी, 6 इधर 36, 36 into 2 तो कर सकता है, मैंने एक चीज की 2 into 2 4। ऐसे कर ले, अरे एक सेकेंड, 2 into 2 4, 3 into 3 6। 3 2 3 6, 7 करोड़ की लिखना।
बस टेबल फिट नहीं होगी। वो मेरी डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम है, वो स्विच मेरे को मिलता नहीं कि मैं ऑन कर सकूँ, वो ऑफ पे चल रहा है आज तक। कोई बात नहीं, वो भी ऑन करा देंगे, फिर वो हमेशा के लिए ऑन रहेगा। वो मॉड्यूल चेंज करवाना पड़ेगा। मॉड्यूल को चेंज कराया हम ऐसा, उसको पीटेंगे बटन को कि वो हमेशा के लिए ऑन रहेगा। तो सिंपल लॉजिक। जैसे रेडियो का बटन होता है, जो बटन जाता है वो हमेशा के लिए ऑन रहता है ना रेडियो पे। इसमें पहले जो 86 की इनकम आ रही है वो 1.5 लाख से ऊपर आ रही है, तो 1.5 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा। हाँ तो मतलब पहले उसे इसमें से माइनस कर देंगे। हाँ माइनस कर दो। 8 लाख में से 1.5 लाख। 36 इसके लिए 50,000 का स्टैंडर्ड मिल गया ना, 50,000 इतना एग्जाम्पशन मिला ना उसे। 6,50,000 है अकाउंट में। 30 है ना, 18 लाख ये उसे हाँ 6,50,000। 6,50,000 कितना इसमें से सेक्शन 24 माइनस करेंगे? मैम 17 माइनस करो इसको। क्या क्या माइनस किया तुमने? इसको 12 से मैम 17 ये कहाँ से लाए तुम? ये क्या है? ये वो ऊपर की बैग में बता रहे थे ना। मैम 17 2 में 36 होता है ना। 80 से अलग ही माइनस होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। बोल। तो फिर 17 8 सेक्शन 24 माइनस होगा 2 से 36 होता है। 72 to 34 बेटा, 34 34। फिर ये जो आ रहा है सेक्शन 24 का एक से 80 माइनस होगा। होगा सेक्शन 24 का 76। एलसीएम निकाल लो, निकलवा दे। देखो ये क्यों आया इधर? पढ़ने आया है, उसी क्लास है। मेरी भी होगी फिर तो। तेरी नहीं तो घर भेज लूँ। है हाँ। इसकी एक्स्ट्रा क्लास है। क्लास नहीं है, नॉर्मल क्लास है, ग्रुप पे टाइमिंग नहीं देखी। 3 से 4 है आज। हाँ इतना, अब इतना तुमने निकाल दिया। डिडक्शन अंडर 80C वो कितने का मिलता है? 1.5 लाख का मिलता है, ठीक है। अब 1.5 लाख तुमने माइनस कर दी, ये आ गया। अब डिडक्शन 74 के अकॉर्डिंग है, डिडक्शन सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। तो इतनी इनकम बची है ना मेरी अभी, इसमें से माइनस करूँगी मैं ये, ठीक है। उसके बाद जो भी आएगा उसमें से क्या माइनस करूँगी? प्राइम मिनिस्टर वाला फंड। फिर इसको जीएसटी आया हाँ 80G में आएगा प्राइम मिनिस्टर वाला, राइट। है क्या है? 5 18 5 होगा 3 4 है ना 4 होगा। है हाँ 4 पूरा होगा। माइनस हाँ कर 3 है, 2 ही है। प्राइम मिनिस्टर और इधर आएगा पहले सेक्शन 24 इधर माइनस करेंगे फिर से प्राइम मिनिस्टर माइनस करेंगे। मैंने खत्म करना 2 से करेंगे तो 1 2 और 3। हाँ ठीक है। अच्छा यही तो माइनस करते हैं क्या मेरा किसी घर पे जा मैं ले लूँ, थोड़ा बहुत काम करना है। ले जाओ। अगर पेपर हो जाए ना तरह हाँ साइंस ये लो। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेगा? ठीक है, सारे का चीज़ टेबल में अरे इतना ना क्यों डरना है? 10 हो गया, इंटू प्लस मल्टीप्लाई 6 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई करेगा 6 6 अच्छा हाँ प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं? वो तो दे। मैं सच्ची में कर रहा हूँ। यस क्लास में एक बार बोल दिया तो मैं को कुछ बोलने में कैसे बात कर रहा था। कंफ्यूज कर दिया यहीं पे खोएगा, इससे तो घर चलेगा। तो इंटरेस्ट माइनस किया क्या हो गया देवियो? जीएसटी तो माइनस होता है
मैं कराऊँ? एक सेकंड। थोड़ा कंफ्यूजन होगी स्टार्टिंग में, फिर थोड़ा सा सही रहेगा। हाँ ठीक है। माइनस करें ना दोनों। गए। 25,000, हाँ 6 लाख, तो 1.5 लाख माइनस ये 6 लाख बच जाएगा। 25,000 माइनस 6,25,000, 6,25,000 में से ये माइनस करना है, माइनस गलत किया है। 25,000 फिर से माइनस करना है। 25,000 माइनस करोगे तो 6 लाख आएगा। तो 6 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 8,50,000, 8,50,000 और कितना होगा? अभी गलत है, 5,49,000 आएगा। आंसर क्या है इसका? तुम बताओ क्या है तुम्हारा आंसर? 20,930। नहीं, गलत आ रहा है। अरे ये जो ये कौन सा इंटरेस्ट वाला है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था 2 लाख कुछ माइनस होगा। कहाँ लिखा है? ऊपर जहाँ पे 80 कुछ दे रखा होता है ना, वहाँ पे। कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक पहुँच गए, लाभ कराऊँ मैं? रुको, देखो क्या है हमारे पास। इसमें क्या देखोगे, फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ हमारे पास 22, 4 और 25। असेसमेंट ईयर क्या हुआ 25 से लेकर 26 के पेपर में लिख के आना है तुम्हें। ये तो तुम लिख दोगे, इतना मुझे पता है। और फिर नाम लिखोगे, नाम दिया है उसका, नाम क्या है उसका? संजय नाम है। उसकी एज लिखनी है, एज कितनी है उसकी? नथिंग बट 29 ईयर्स। ठीक है, अब हमें निकालना है। अब उसकी ग्रॉस जो इनकम है वो कितनी है? ग्रॉस इनकम, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस इनकम एक ही बात है। वो कितनी है उसकी? 8,50,000। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन करा होगा तुमने, राइट? करा ना स्टैंडर्ड डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आया लिखना पड़ेगा, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो तुम कि कहाँ पे हमने क्या क्या कर दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन करोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 8 लाख बचेगा, खाली और खाली। यहाँ तक तुम पहुँच गए। उसके बाद देखो कि आगे आगे क्या दिया हुआ उन्होंने बोला है कि हमारे पास वो 9,200 रुपीज़ कहाँ दे रहा है पर मंथ? GPF में दे रहा है। और क्या है 40,300 किस में दे रहा है? इंश्योरेंस में दे रहा है। डोनेशन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को, होम लोन ले रहा है। ठीक है, इतने इतने का जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें डिडक्शन, लिख लो, देखो लिखना कैसे है। डिडक्शन अंडर 80C, 80C के अंदर डिडक्शन करनी है 1.5 अप टू 1.5 लाख, अप टू 1.5 लाख। यहाँ लिख लो, 1-1.5 लाख तक की ही होती है, इससे ज़्यादा होती नहीं, तो भूल जाते हो उसे। तो पहले लिख के रखोगे भाई 1.5 लाख तक की होती है। तो इसमें सबसे पहले वो क्या दे रहा है? GPF दे रहा है। अब GPF कितने का दे रहा है? 9200 मल्टीप्लाई बाई 12 होगा, तो ये आएगा मेरे पास GPF। ठीक है, तो GPF अगर मैं निकालूंगी तो 92 को मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, और ये 18 आ जाएगा, ये 2 और कितना हुआ 9 हुआ, तो ये आएगा 12 नहीं 10। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 11। ठीक है, तो 110400 ये मेरा GPF आया। अब GPF आने के बाद मुझे निकालना है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस है 40,300 रुपये की, शायद 40,000 की शायद। ठीक है, ये मेरी लाइफ इंश्योरेंस है, LIC लिख दो से 00। अब यहाँ पर और भी चीज़ है इसके अंदर, ये हो गया ये हो गया। उसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर वाला है इसके अंदर नहीं आएगा। होम लोन कितने का लिया है, ये जो तुम्हें दे रखा है ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है हमारे। अब इसमें ये इंटरेस्ट जो होगा ये तो किस में काउंट होगा हमारे पास? सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 ये कहता है कि जितना भी इंटरेस्ट उसे होम लोन पे देना पड़ेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, सारा का सारा। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने कितना इन्वेस्ट किया है कितना नहीं करा है। पर होम लोन में तो वही कर रहा है ना, वो अपने घर खरीदने के लिए एग्जाम कर रहा है, तो 80C के अंदर आता है वो भी 20,000। तो प्रिंसिपल होम लोन का कितना है? 20,000 रुपये, वो इसके अंदर क्या होगा? जुड़ेगा। तो 20,000 जोड़ दें इसके अंदर, तो ये हमारे पास होम लोन प्रिंसिपल। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 000, और ये कितना आ जाएगा? 004। ठीक है, अब ये इधर आएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 6 और एक 7, और ये आ रहा तुम्हारा 1,73,400। अब इसमें से क्या होगा? खाली 1.5 लाख ही माइनस होगा, क्योंकि डिडक्शन आफ्टर बैलेंस, आफ्टर डिडक्शन ऑफ 80C के डिडक्शन के बाद कितना बैलेंस बचेगा? 8 लाख में से 1.5 लाख रुपए क्या करने हैं? माइनस करने हैं। तो 6 लाख कितना बचेगा हमारे पास? 50,000 बचेगा। करेक्ट है,
7 लाख हो जाएगा, 7 लाख माइनस 50,000, 6,50,000। अब 6,50,000 में से जाके देखो क्या हमने क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें माइनस नहीं करी। हाँ, ये डेली फंड माइनस नहीं करा, और क्या माइनस नहीं करा, इंटरेस्ट माइनस नहीं किया। तो सेक्शन अगर मैं किसकी बात करूँ, प्राइम मिनिस्टर का जो आता है वो शायद 80G में आता है, डिडक्शन अंडर, ठीक है, 80G। 80G के अंडर जो डिडक्शन आएगा उसको माइनस करेंगे, कितना करा था, 25,000 रुपये, ठीक है। इसको माइनस करना है तुम्हें, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसको माइनस करने के बाद ये 25,000 रुपये डिडक्शन लिख दो, उसके बाद कितनी हुई, आफ्टर बैलेंस, आफ्टर दिस कितना, इसमें से माइनस करोगे 25,000 रुपये। 25,000 जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6,25,000, यही तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या माइनस करना है, 7600 इंटरेस्ट ऑफ होम लोन भी माइनस करना है, जो कि किसके अकॉर्डिंग करना होता है, सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है। डन है, माइनस किया तो कितना आया, 000, और ये कितना आएगा हमारे पास, मेरे ख्याल से ये आएगा, मैं माइनस किया था 5 लाख, कितना बताया था, 5,49,000 आएगा ये, ठीक है। ये आएगा, यहाँ तक आया, सबसे यहाँ तक। अब 5,49,000 पे क्या लगेगी, हमारी टैक्स लगेगी। अब टैक्स टेबल पे जाओ, टैक्स टेबल पे जाओगे तो 5 लाख से ऊपर है, वो भी ऊपर वाला लगेगा। 5 लाख से ऊपर यानी कि 12,500, 20% ऑफ 5 लाख से ऊपर जो भी उसकी है, उस पर हमारा क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। सही बात है कि नहीं है, ठीक है। तो लगा के आते ज़रा, तो जब लगा के आएंगे तो कितना होगा, पहले मुझे इतना देना है, तो टैक्स कितना लगेगा, ये टैक्सेबल इनकम लिख दो, टैक्सेबल मेंशन करना पड़ेगा तुम्हें। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, सब कुछ डिडक्शन होने के बाद 5,40,49,000 आ गया ना बेसिकली। तो ये हुआ हमारे पास। अब इस पर टैक्स कितना लगेगा, 12,500 प्लस किसका, 20% ऑफ 5,49,000 का, सही है। 49,000 का नहीं लगेगा? उसका रिमेनिंग का लगेगा, ठीक है। रिमेनिंग कितना था उसमें, 5 लाख से नीचे थी शायद, 20% ऑफ 5 लाख के नीचे का, 5 लाख के से ऊपर का कितना है, 49,000, तो उस पर लगेगा, करेक्ट, समझ गए। तो यहाँ पे होता है टैक्स जो कि है ये इतना, प्लस कितना होगा, 5% ऑफ अबव 5 लाख से जितना भी ऊपर है, तो इसे हटाओगे तो कितना है, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2500 प्लस इसको कर दिया मैंने 49 और 2 जीरो लगेंगे, एक जीरो मेरे यहाँ बचा हुआ है, एक जीरो मेरे यहाँ बचा हुआ है, तो ये मेरे को टैक्स मिलेगा 12,500 और 9,800, 003 हो गया हमारे पास, 11 और 12 हो गया, इतना हुआ। टैक्स 5% लगते हैं, 20 लगाया, 20% ही है शायद उसमें, ऊपर वाला लगेगा। अच्छा तो टैक्स सही याद था मुझे 20%, यहाँ पे बल्कि मैंने गलत लिख दिया, 20% था ये, ठीक है। 20% लगाएंगे तो इतना टैक्स बना। अब इस पर क्या लगेगा, सेस, ठीक है, सेस लगाओ इस पर। अब देख लेते हैं हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा है, लाओ भाई, ये आ रहा है इनका जो टैक्सेबल 12,000 रुपये हमने प्लस नहीं करे, इस पर कर दिए प्लस, ये सही आ रहा है, ठीक है। प्लस करने के बाद ये आएगा, अच्छा कैरी नहीं लिया, फिर 20 आएगा, ठीक है। 11 12 के एक ऊपर जाएगा, ये मैंने गलत लिखा, ठीक है। अब इस पर क्या लगाना है, सेस लगाना है, ठीक है, सही कर रहे हैं इसका मतलब अभी तक। तो सेस लगाते हैं इसके ऊपर, सेस लगाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है, एजुकेशन सेस, ठीक है। तो सेस लगाएंगे कितने का, 4% सेस लगेगा किसके ऊपर, जो टैक्सेबल टैक्स है हमारे पास उसके ऊपर लगेगा 4%। तो 4% निकालो इसका, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, 8 और 9 एंड 8, तो इतना मेरे पास क्या लग जाएगा, सेस लग जाएगा। तो टोटल टैक्स जो होगा, टोटल टैक्स विल बी नथिंग बट कितना, 22,300 प्लस 85892, इसको प्लस करोगे तो जो भी बनेगा वही हमारा टैक्स होगा। प्लस कर देते हैं, 2 9 और 1 11 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब चेक करते हैं, तो 23,192 आना चाहिए, सही आ रहा है, ठीक है, समझे। पर अगर यहाँ पर 5 लाख से इसे कम होती इनकम तो इसे क्या मिलती, रिलीफ मिलता, ठीक है, 12,500 रुपये का, समझ गए ना। अब आगे अभी दूसरी क्लास में करेंगे जितना ही बचा हुआ है, ठीक है, यहीं तक करेंगे।